हेलो दोस्तों, मैं अमित साहू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? इमेजिन द स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। तो राइट हैंड पे अपन क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर एज्यूम कर रहे हैं, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो थंब जो होगा वो किसके होगा? डायरेक्शन के, करंट की डायरेक्शन पे होगा। जैसे मान लो स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। तो अपन थंब को क्या करेंगे? उस करंट के डायरेक्शन में क्या करेंगे? प्लेस्ड कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो कर्लिंग फिंगर है वो किसको शो करेगा? उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करेगा? शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो थंब पॉइंट है वो किसके डायरेक्शन में? करंट के डायरेक्शन में। कर्लिंग फिंगर कैसा होगा? ऐसा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होगा? इस तरीके से होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन देखेंगे तो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। सपोज अगर करंट कहाँ फ्लो हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इस तरीके से। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए देखिए इस तरीके से होगा। तो कर्लिंग फिंगर इस तरीके से। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? जब ऊपर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे होगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अपन क्या यूज़ कर सकते हैं? राइट हैंड रूल का, थंब रूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो एक स्ट्रेट कंडक्टर है और ये करंट जो है यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन पे फ्लो हो रही है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इसके अराउंड होगा, इस तरीके से। ऐसा स्ट्रेट कंडक्टर है एक, कर्लिंग फिंगर, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब यहाँ से आउटवर्ड होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनवर्ट्स हो जाएगा, इस तरीके से। तो आउटवर्ड के लिए यहाँ डॉट लगाते हैं और इनवर्ट्स के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं? क्रॉस। तो डॉट मतलब ये है कि इस प्लेन के क्या है? आउटवर्ड है। डॉट का मीनिंग क्या है? जो फील्ड है वो क्या है? आपकी तरफ है। और क्रॉस मिस होता है इनवर्ड। इनवर्ड मतलब जो फील्ड है वो कहाँ है? अंदर की तरफ है। मतलब इस प्लेन ऑफ द प्लेन की क्या है? परपेंडिकुलर है। इतना क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्या हो गया? राइट हैंड थंब रूल। अब इसी को देखिए, अगर मान लो करंट क्या हो रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। तो इस कंडीशन में देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से लेंगे तो कर्लिंग फिंगर मतलब इस तरीके से होगा मैग्नेटिक फील्ड जो है। तो इसको बनाने के लिए अपन ऐसा शो कर सकते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से क्या होगा? फील्ड आउटवर्ड होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी? इनवर्ड्स हो जाएगी। तो आउटवर्ड के लिए यहाँ डॉट लगा देंगे और इनवर्ड्स के लिए यहाँ क्या लगा देंगे? क्रॉस लगा देंगे। इतना क्लियर हुआ? तो डॉट जो होगा वो किसको शो करेगा? इस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर फील्ड को शो करेगा। लेकिन कौन से डायरेक्शन में? आउटवर्ड डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब आपकी तरफ। और जो क्रॉस होगा वो किसको शो करेगा? इस प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को, जिसका डायरेक्शन कैसा होगा? इनवर्ड्स होगा। इनवर्ड्स मतलब अंदर की तरफ, इनवर्ड्स आउटवर्ड। इतना क्लियर हुआ? तो एक बार चेक कर लेते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है। अगर करंट जो है स्ट्रेट कंडक्टर पे इस तरीके से फ्लो हो रही है तो थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्लिंग फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखिए कर्लिंग फिंगर जो इस तरीके से है, ये किसको शो करेगा? उसके मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो कर्लिंग फिंगर ऐसा हुआ, करंट नीचे की तरफ, थंब पॉइंट्स, तो करंट इस तरीके से। तो कर्लिंग फिंगर क्या करेगा? इसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे देखा जाएगा तो कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल से अपन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपको क्या दिया हुआ है? करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में बैठा लीजिए, आगे चल के बहुत काम आने वाला है। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द बायो सेवर्ट लॉ, और बोलेगा एक्सप्लेन बायो सेवर्ट लॉ करके यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा जाता है। ठीक है, तो बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है? सबसे पहले देखिए, बायो सेवर्ट लॉ के लिए सबसे पहले अपने को स्ट्रेट कंडक्टर चाहिए। हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है एक्स वाई। इस स्ट्रेट कंडक्टर पे आई करंट क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। मतलब ये कौन सा कंडक्टर हो गया? करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या हो गया? ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण क्या जनरेट होगा? यहाँ पे अराउंड, इसके अराउंड क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करनी है? हमें कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं इसमें क्या कर देता हूँ? एक करंट एलिमेंट लेता हूँ। करंट एलिमेंट मान लो यहाँ पे कितना है मेरे पास? DL है। कितना करंट एलिमेंट है? DL। DL मतलब एक स्मॉल एलिमेंट। इस DL से R डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट एज्यूम किया, P पॉइंट। इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है? dB है। कितना मैग्नेटिक फील्ड है? dB है। तो इस करंट एलिमेंट DL के कारण इस P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। मतलब स्मॉल एलिमेंट के कारण फील्ड भी कैसा होगा? स्मॉल होगा। वो स्मॉल फील्ड मुझे क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? बायो सेवर्ट लॉ का यूज़ करते हैं। इतना क्लियर हुआ? और मान लो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? मान लो थीटा है। समझ में आ गया? तो ये जो R है और DL है उसके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। मतलब R, अगर इसमें R कैप लेके चलता हूँ इसका यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे वेक्टर R और DL के बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। तो थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल बिटवीन DL एंड R।
वेक्टर आर। समझ में आ गया। तो यहाँ पे थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है। तो अब यहाँ पे देखते हैं बायो-सेवर्ट लॉ क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, तो बायो-सेवर्ट लॉ क्या बोलता है सबसे पहले, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहले जो फैक्टर होता है वो होता है डी बी प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब जो डी बी होगा वो आई के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा करंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आ गया। डी बी प्रोपोर्शनल टू आई। सेकेंड, डी बी प्रोपोर्शनल टू डी एल, स्मॉल एलिमेंट के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सबसे पहला पॉइंट बोलता है अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ डी बी प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंड, डी बी प्रोपोर्शनल टू डी एल, लाइन करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और थर्ड पॉइंट है जो बोलता है वो डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, तो साइन ऑफ एंगल के भी क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये थर्ड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे हो गया आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डी एल के डायरेक्टली, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और फोर्थ ये बोलता है डी बी प्रोपोर्शनल टू 1/r², या डी बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। r² के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा फील्ड की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, कम होती जाएगी। तो ये चार फैक्टर्स पे डी बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। पहला आई पर, सेकेंड डी एल पर, और थर्ड साइन थीटा पर, और फोर्थ है r² पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये चार पॉइंट्स जो मिलते हैं अपने को कहाँ मिलते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ से मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ डी बी प्रोपोर्शनल टू आई, डी बी प्रोपोर्शनल टू डी एल, डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंड डी बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कंबाइनिंग ऑल इक्वेशंस, जब सभी क्वेश्चंस को अपन कंबाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल टू रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट स्मॉल के लगता है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन r², और वेयर स्मॉल के इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4π। और μ0 की वैल्यू आपको पता है 4π इंटू 10⁻⁻7 होती है। तो यहाँ से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻7। तो यहाँ पे डी बी इज इक्वल टू फाइनली क्या मिल गया, μ0 अपॉन 4π फॉर एयर और वैक्यूम मीडियम के ले सकते हैं, आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। तो ये होता है बायो-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला, डी बी इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। अब इसमें आगे देखिए आप वेक्टर फॉर्म इसका, तो आपको पता है वेक्टर फॉर्म के लिए हमेशा क्या करते हैं अपन, उसके यूनिट वेक्टर का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब यहाँ पे यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आई डी एल r² साइन थीटा इंटू r²। तो ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर डी बी इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4π आई। अब यहाँ डी एल ये r अपॉन r हो जाएगा, वेक्टर r अपॉन r। तो वेक्टर r अपॉन जब r होगा तो ये r³ हो जाएगा, तो नीचे r³ हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, डी एल r साइन थीटा। तो डी एल r साइन थीटा को लिख सकते हैं वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर r, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं अपन। ठीक है। तो यहाँ पे r² इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं r² इज इक्वल टू वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो यहाँ पे r³ हो गया, और यहाँ पे डी एल साइन थीटा और r बच गया। तो यहाँ पे डी एल साइन थीटा और r का मीनिंग होता है क्या, वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर r। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका वेक्टर फॉर्म निकल गया। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है वेक्टर डी बी इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4π आई अपॉन r³ इंटू वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर r। दिस इज कॉल्ड बायो-सेवर्ट लॉ। समझ में आ गया। अब आगे अगर आपको, ये तो क्या हो गया, ये स्मॉल एलिमेंट के कारण, या बोल सकते हो करेंट एलिमेंट के कारण क्या निकला, मैग्नेटिक फील्ड निकला। अब आपको जब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल कंडक्टर विल बी, ड्यू टू होल कंडक्टर विल बी। तो यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पूरे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाएगा μ0 अपॉन 4π आई डी एल साइन थीटा
अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से इंटीग्रेट करके अपन पूरे कंडक्टर का क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले बायो-सेवर्ट लॉ किसके लिए बना हुआ है, एक करेंट एलिमेंट के लिए बना हुआ है। तो करेंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो अपन बायो-सेवर्ट लॉ यूज़ करेंगे, और उसी को आगे जब इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे होल कंडक्टर का भी क्या निकल सकता है, मैग्नेटिक फील्ड निकल सकता है। इतना समझ में आया। तो ये था आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। राइट द बायो-सेवर्ट लॉ करके क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है 1 से 2 मार्क्स में, तो इसको बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इतना क्लियर हुआ।